मूवी की शुरुआत में हम एलिस और बैन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। एलिस को डेनवर जाना था और वहीं बैन को बाल्टीमोर जाना था। बैन एक सर्जन होता है और उसे एक बच्चे का इमरजेंसी ऑपरेशन करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन दोनों की ही फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है। तभी एलिस देखती है कि बैन को भी जल्दी में कहीं जाना है, इसलिए एलिस उसके पास जाती है और वो दोनों आपस में बात करके एक प्राइवेट प्लेन हायर करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग प्राइवेट प्लेन के लिए वॉल्टर से मिलते हैं और वॉल्टर उन्हें $500 में पहुंचाने के लिए मान जाता है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और वॉल्टर अपने साथ अपने कुत्ते को भी ले आता है। अब कुछ दूर तक सफर करने के बाद उनको सामने तूफान आता हुआ दिखाई देता है। अब क्योंकि वॉल्टर ने अपनी जर्नी के बारे में किसी को नहीं बताया था, इसलिए कोई भी रेडियो पर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं होता। तभी अचानक वॉल्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और प्लेन के ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है। फिर बेन जब वहां पर वॉल्टर को चेक करता है तो वो समझ जाता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। अब बिना पायलट के प्लेन क्रैश होने लगता है और बैन और एलिस सीट बेल्ट बांधकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी उस प्लेन का पीछे का हिस्सा एक पहाड़ की चोटी से टकराकर टूट जाता है और वो प्लेन पहाड़ की चोटी पर जाकर क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद जब बैन को होश आता है तब तक रात हो चुकी होती है। वो एलिस को देखता है तो एलिस जिंदा तो होती है लेकिन वो बेहोश पड़ी थी। जब वो वॉल्टर को देखता है तो वॉल्टर मर चुका था। इसके बाद वो प्लेन से टपक रहे फ्यूल से आग जलाता है और तूफान अभी भी चल रहा था, इसलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी और ऐसे करते करते ये रात बीत जाती है। सुबह होते ही बैन प्लेन से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखने पर वो समझ जाता है कि वो लोग इन बर्फ की चोटियों पर बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन बैन फिर भी खुश था क्योंकि वो जिंदा बचा हुआ था। इसके बाद वो एलिस के पास जाता है जो कि अभी बेहोश थी। वो उसके जख्मों को साफ करके उसके कपड़े चेंज कर देता है, जिसके बाद बैन वॉल्टर को भी वहीं पर दफना देता है। इसके बाद वो देखता है कि इस क्रैश में उसका कुत्ता बच गया था। फिर जब एलिस को होश आता है तो वो बैन से अपना फोन मांगती है। बैन उससे कहता है कि तुम्हारा फोन टूट चुका है और मेरे फोन में सिग्नल नहीं है, हम बहुत ऊंचाई पर है और वॉल्टर भी मर चुका है और मैंने उससे दफना दिया है। फिर अगली सुबह जब बैन बाहर होता है तो वो वहाँ से जाते हुए प्लेन को देखता है, लेकिन जब तक वो फ्लेयर गन चलाता है तब तक प्लेन वहाँ से काफी दूर जा चुका था। दूसरी तरफ एलिस बहुत परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि उसका होने वाला हस्बैंड उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा होगा, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि वो दोनों प्राइवेट प्लेन से आ रहे हैं। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास ज्यादा खाना भी नहीं बचा था, इसलिए एलिस कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। बैन उससे कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जख्मों की वजह से तुम ज्यादा नहीं चल पाओगी। इसके बाद बैन एक पहाड़ी पर जाकर चेक करता है कि आसपास कोई बस्ती तो नहीं, लेकिन उसे दूर दूर तक वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ एलिस बैन का सामान चेक करने लगती है और उसे वहाँ पर एक लड़की की फोटो और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वहीं वापस आते वक्त बैन पहाड़ी से फिसल जाता है और गिरते गिरते बचता है। कुछ देर बाद एलिस के पास वहाँ पर एक तेंदुआ आता है और वो उस कुत्ते को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो एलिस के ऊपर भी अटैक करने लगता है, लेकिन तभी एलिस उसके ऊपर एक फ्लेयर गन से शूट कर देती है, जिससे वो तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद बैन वापस आता है और उस कुत्ते की पट्टी करता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि वो तेंदुआ वहाँ पर मरा पड़ा था। अब उन लोगों के खाने का इंतजाम तो हो चुका था, लेकिन इन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना था। तभी एलिस कहती है कि हमें नीचे जाना चाहिए, हो सकता है कि हमें वहाँ पर सिग्नल मिल जाए, लेकिन बैन कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि क्रैश हुए प्लेन को देखकर कोई भी हमें ढूंढ लेगा। अब इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। बैन यहीं पर रुकना चाहता था लेकिन एलिस यहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। फिर जब सुबह होती है तो एलिस अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब बैन उठता है तो उसे एलिस वहाँ कहीं पर भी नजर नहीं आती। वहीं प्लेन में बैन को एक लेटर मिलता है जिसमें एलिस ने लिखा था कि अगर मैं नीचे पहुंच गई तो मैं मदद भी भेज दूंगी और कुत्ता मेरे साथ में है। अब ये देखकर बैन भी अपना सामान लेकर एलिस के पीछे चला जाता है। उसे पता था कि एलिस जख्मी है और वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी। कुछ देर बाद उसे एलिस मिल जाती है और वो उससे कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गई, नहीं तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वो जख्मी थे और थके हुए भी, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद रात होने वाली थी, इसलिए वो लोग गुफा में चले जाते हैं और वहीं रात गुजारते हैं। फिर अगली सुबह जब एलिस अपने कैमरे से फोटो क्लिक कर रही थी तो उसे वहाँ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो इस बारे में बैन को बताती है तो बैन कहता है कि हम वहीं चलेंगे। अब वो धीरे धीरे वहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक नदी आ जाती है जिसको पार कर पाना नामुमकिन था। अब वहाँ से आगे भी नहीं जा सकते थे और वापस मुड़कर पीछे भी नहीं जा सकते थे, इसलिए वो दोनों रात एक गुफा में गुजारते हैं और सुबह होते ही वो एक नया रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को ही पता था कि वो लोग मरने वाले हैं।
फिर बेन एलिस से कहता है कि मेरी एक फोटो लो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बचूंगा। इस पर एलिस उसे बताती है कि उसने एक लड़की की फोटो ली थी जो मरने वाली थी और फोटो लेने के अगले ही पल वो मर गई, इसलिए वो बेन की फोटो नहीं लेना चाहती। अब वो लोग लगातार 3 दिन से चल रहे थे, लेकिन चलते चलते वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनका कुत्ता गायब है, इसलिए एलिस बेन को कुत्ते को लाने के लिए भेज देती है। अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। फिर जब बेन उस कुत्ते को ढूंढ रहा था तो उसे एक घर दिखाई देता है। वो भागकर उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि वो घर खाली होता है। दूसरी तरफ एलिस देखती है कि वो जमी हुई झील पर बैठी थी जिसकी सतह अब टूट रही थी। वहीं पर बेन भी ये सब देख रहा था और जब तक वो एलिस के पास पहुँचता है तब तक वो उस बर्फीली झील में गिर जाती है। फिर बेन जल्दी से उसे बाहर निकालता है और उसे उस खाली घर में ले जाता है। अब एलिस जिंदा तो थी लेकिन उसके शरीर में पानी की कमी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तभी बेन को वहाँ पर एक सुई मिलती है जिसकी मदद से वो एलिस के शरीर तक पानी पहुँचाता है। फिर कुछ टाइम बाद एलिस को होश आता है जिसको देखकर बेन बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। अब उन दोनों को ये एहसास हो चुका था कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, क्योंकि बेन ने जो एलिस के लिए किया था वो शायद ही कोई किसी के लिए कर पाता। वो चाहता तो उसे छोड़कर भी जा सकता था लेकिन उसने उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। उस घर के अंदर उन्हें सूप के 2 पैकेट मिलते हैं जिससे उन लोगों के खाने का इंतजाम हो जाता है। फिर अगले दिन बेन जब लकड़ियाँ लेने के लिए बाहर जाता है तो एलिस वहाँ पर उसका सामान चेक करने लगती है, लेकिन इस बार बेन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर एलिस उसे बताती है कि हो सकता है कि हम दोनों साथ में मरे और मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। बेन उससे कहता है कि तुम मुझे जानना चाहती हो तो सुनो, अभी तुमने जो वॉइस मैसेज सुना है वो मैंने पिछले 2 सालों से नहीं सुना। वो मैसेज मेरी वाइफ का है जो मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब ये बोलकर बेन वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी एलिस उसे रोक लेती है और गले लगा लेती है, जिसके बाद दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह एलिस बेन से कहती है कि तुम्हें नीचे जाकर मदद लानी चाहिए क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी तो हम लोग ज्यादा नहीं चल पाएंगे। लेकिन बेन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन एलिस के फोर्स करने पर बेन मान जाता है। फिर अगली सुबह बेन एलिस को अकेला छोड़कर मदद लाने के लिए निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर बेन का दिल नहीं मानता और वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वापस आता है और एलिस को साथ लेकर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद एलिस कहती है कि अब मैं और नहीं चल सकती, इसलिए बेन लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाता है और एलिस को खींचकर ले जाने लगता है, लेकिन इससे वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो दोनों एक जगह पर आराम करते करते सो जाते हैं। तभी वो कुत्ता आकर बेन को जगाता है और फिर बेन वहाँ पर देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक लकड़ी का कारखाना है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और वो एलिस को जगाता है, लेकिन अब उन लोगों के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो लोग चल नहीं पाते, लेकिन उन्हें कैसे भी करके वहाँ पर पहुँचना ही था। तभी एलिस बेन से कुछ कहने लगती है, लेकिन बेन समझ जाता है कि वो उससे क्या कहना चाहती है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये राज राज ही रहेगा। फिर वो देखते हैं कि उनका कुत्ता गायब है तो बेन उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। वहीं एलिस बेन का पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो इसमें नाकाम रहती है। बेन उससे कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। फिर एलिस किसी तरह कारखाने की तरफ निकल जाती है और वो वहाँ के लोगों से मदद मांगती है। फिर जब बेन को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। वो उठकर एलिस के पास जाता है और वो उससे कहती है कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एलिस का होने वाला हस्बैंड मार्क आता है और बेन को एलिस की मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। अब दोनों ही समझ चुके थे कि अब उनके अलग होने का वक्त आ चुका है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और बेन वापस अपनी जॉब में बिजी हो जाता है और वहीं एलिस भी मार्क के साथ रहने लग जाती है, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे और चाहकर भी एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे थे। फिर एलिस बेन को फोन करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर एक दिन एलिस कुछ फोटो बेन को भेजती है जो उसने तब खींची थी जब वो दोनों साथ में थे। अब बेन को ये फोटोज देखकर एलिस की याद आने लगती है और वो उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। फिर वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं जहाँ पर एलिस को पता चलता है कि बेन अब ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि ठंड की वजह से उसकी उंगलियां अब अच्छे से काम नहीं करती। और वहीं एलिस ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। वो बेन को बताती है कि मार्क एक बहुत अच्छा इंसान है लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वो कहती है कि उस पहाड़ पर मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मैंने खुद को बहुत रोका लेकिन मैं नहीं रोक पाई। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर वहां से जाने लगते हैं, पर कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो दोनों भागकर एक दूसरे के पास आते हैं और गले लग जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।